नमस्कार साहित्य प्रेमियों, आप देख रहे हैं माइलस्टोन एक्सप्रेशन। मैं हूं वैष्णवी और लेकर के आई हूं बेहद खास उपन्यास अक्टूबर जंक्शन, जहां चित्र और सुदीप दो अलग जिंदगियां, एक ही घाट और हर साल 10 अक्टूबर 2019 की शुरुआत में सुरभि पराशर की दूसरी किताब आई और चित्रा की तीसरी किताब आई। दोनों किताबों ने धूम मचा दी। इस बीच चित्रा को इंग्लिश के सबसे बड़े पेपर ने 15 दिन में एक आर्टिकल लिखने का ऑफर दिया। वो तुरंत तैयार हो गई। उसके आर्टिकल बहुत ही खतरनाक, बहुत ही कंट्रोवर्शियल होते थे। उधर बिना किसी पीआर, बिना किसी मार्केटिंग के सुरभि पराशर की किताबें बिकती ही जा रही थी। बच्चों ने जैसे हैरी पॉटर को छोड़कर सुरभि पराशर को पढ़ना शुरू कर दिया था। सुरभि का कभी कोई इंटरव्यू नहीं आया था। चित्रा की किताब अगर 30 लाख बिकती थी तो सुरभि की 20 लाख, लेकिन ये भी बहुत अधिक था। ये जानते हुए भी कि सुरभि पराशर कभी किसी इवेंट में नहीं जाती, कभी कोई मार्केटिंग नहीं करती। चित्रा ने पिछले साल 10 अक्टूबर को ही अपनी किताब अनाउंस की थी और वो किताब बहुत चली थी। वो 10 अक्टूबर को अपने लिए लकी मानती थी। चित्रा की पब्लिशर ने यह जानकारी दी थी कि उसकी किताबें लखनऊ, बनारस, इलाहाबाद में बहुत लोग पढ़ते हैं, इसीलिए इन शहरों का एक टूर प्लान किया गया है। उसने इस बार किताब के कवर को पहले लखनऊ से लॉन्च करने का सोचा। फिर उसको ख्याल आया कि पिछले साल वह सुदीप को सही से टाइम नहीं दे पाई थी। उसको अक्सर सुदीप की कमी खलती थी। चित्रा से आधी दुनिया बात करना चाहती थी, लेकिन किसी से भी बात करके उसको सुकून नहीं मिलता था। अपने फैन से वह ज्यादा बातें नहीं कर सकती। उसको लगता था जब सब लोग उसको जान जाएंगे तो लाइफ में मजा आना शुरू हो जाएगा, लेकिन हुआ उसका उल्टा। वो एक अजीब सी बेचैनी में थी। उसने डिसाइड किया कि इस साल 10 अक्टूबर वह सुदीप के लिए बचा कर रखेगी। उसने किताब के कवर का लॉन्च 9 तारीख को बनारस के BHU में प्लान किया। चित्रा ने सुदीप से पूछा तो पता चला कि उसका भी मन है बनारस आने का। तय समय के हिसाब से सुदीप वहां पहुंच गया। 10 की सुबह उठकर दोनों 80 घाट पर गए। पता नहीं कहां से सुदीप को वही बाबा दिख गए। वो उसके पास आए और चाय पिलाने के लिए बोला। सुदीप ने बाबा को चाय पिलाई। बाबा एक कुल्हड़ चाय पीने के बाद बोले, एक कुल्हड़ और पियेंगे। सुदीप ने चाय वाले को एक कुल्हड़ और चाय पिलाने की तरफ इशारा किया। कुछ बेचैनी कम हुई तेरी? बाबा ने पूछा। सुदीप थोड़ा सा चौंका और कुछ सोचकर बोला, सब ठाट पड़ा रह जावेगा जब लाद चलेगा बंजारा। बाबा ने अपने झोले से राख निकालकर सुदीप के माथे पर लगा दी। चित्रा ने मना किया। सुदीप कुछ नहीं बोला। सुदीप ने पैसे देने के लिए जेब में हाथ डाला तो बाबा ने मना कर दिया। बाबा ने नाव वाले को इशारा करके बोला कि साहब को मणिकर्णिका घाट घुमा दो। चित्रा अब बिल्कुल परेशान हो चुकी थी कि बाबा ये सब क्यों बोल रहा है। इससे पहले चित्रा बाबा को जाने के लिए कहते बाबा अपने आप उठकर चले गए। सुदीप को अब मणिकर्णिका घाट जाना था, चित्रा को नहीं जाना था। सुदीप की जिद करने पर वे नाव से वहां गए। चित्रा को डर लग रहा था। उसने सुदीप को पकड़ रखा था। कई सारे विदेशी जलती हुई लाशों की तस्वीरें खींच रहे थे। उनको नाव पर बैठा हुआ गाइड अपनी टूटी फूटी इंग्लिश से समझा रहा था। इन इंडिया दिस इज नॉट एंड ऑफ लाइफ, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। बनारस में इतना ब्रह्म ज्ञान सभी को था। लाशों के पीछे चाय की दुकान थी जिस पर लिखा था, खाली न बैठे और गाली न दे। वहीं दुकान पर खाली बैठे कुछ बूढ़े मोदी को तो कुछ राहुल गांधी को तो कुछ आदित्य योगीनाथ को गाली दे रहे थे। उनको चाय का घूंट लेते हुए कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि सामने लाशें जल रही हैं। चाय की दुकान पर कुछ लोग थके थे जो कभी अपने करीबी की लाश जलते हुए देख रहे थे। कुछ एक अघोरी भी वहीं आराम से घूम रहे थे, जैसे लाशें नहीं खाली लकड़ियां जल रही हों। एक परिवार के 2 लोग एक साथ एक एक्सीडेंट में मरे थे। उनके रिश्तेदार लकड़ी पर 2 लाशों का डिस्काउंट मांग रहे थे। लकड़ी वाला एक भी पैसा कम करने को तैयार नहीं था। एक 7 साल का लड़का अपने बाप की लाश को जला रहा था। वहीं पड़ोस में एक 65 साल का आदमी अपने 35 साल के लड़के की लाश को जला रहा था। ये बातें जितनी उदास थी, मणिकर्णिका घाट पर उतनी उदास लगती नहीं थी। अंतिम संस्कार तक की प्रक्रिया इतनी थकाने वाली होती है कि ज्यादातर लोगों के आंसू भी थक कर सूख जाते हैं। एक के बाद एक लाश लाई जा रही थी। सामने के दीवार पर लिखा था, माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर, कबीरदास। यह सब देखकर सुदीप के अंदर का कुछ हिस्सा पिघल रहा था।
उसने जोर से चित्रा का हाथ पकड़ लिया। चित्रा बार बार नाव वाले को वहां से जाने के लिए बोल रही थी, लेकिन सुदीप ने उसको रोक दिया। कुछ देर तक पूरा घाट अपनी आंखों में उतारने के बाद सुदीप ने चित्रा से कहा, मुझे अभी पापा से मिलना है। वहां से निकलते ही सुदीप और चित्रा लखनऊ के लिए निकल गए। उनको लखनऊ पहुंचने में शाम के करीब 7 बज गए। पूरे रास्ते उनकी आपस में बहुत कम बात हुई। वे आपस में इतनी बातें कर चुके थे कि उनको एक दूसरे की खामोशी खलती नहीं थी। पापा ने सुदीप की पसंद के हिसाब से खाना बनवा दिया था। सुदीप ने पापा और चित्रा को सामने बैठाया और टेबल पर सुरभि पराशर की किताब रखते हुए बोला, आप दोनों से मैं कुछ छिपाना नहीं चाहता, ये मैंने लिखी है। चित्रा कुछ रिएक्ट करती इससे पहले पापा ने कहा, मुझे लगा ही था ये तू ही है। चित्रा ने चौंकते हुए पूछा, क्यों लगा था आपको? सुदीप के पापा ने सुदीप की माँ की फोटो की तरफ देखते हुए कहा, क्योंकि सुदीप की माँ का नाम सुरभि पराशर है। सुदीप अपने पापा से गले लगकर बच्चों जैसे रो रहा था और चित्रा उन दोनों को देखकर। सुदीप ने पापा के गले लगे हुए ही कहा, माँ के जाने के बाद मैं आपसे नफरत करने लगा था, मुझे माफ कर दीजिए। मैं हमेशा आपसे भागता रहा, अपने घर से भागता रहा। अब इस बात के बोझ के साथ जी नहीं पा रहा था। पता नहीं सुदीप को किसने बदला था, उसके हजारों किलोमीटर के सफर ने, बाबा ने, मणिकर्णिका घाट ने या समय ने, या इन सब ने मिलकर कुछ भी कहना मुश्किल था। उस रात पापा और सुदीप साथ एक कमरे में सोए। रात में पापा को बार बार खांस कर नींद से उठता देख सुदीप को पहली बार एहसास हुआ कि एक उम्र के बाद बिस्तर पर अकेले सोना इस दुनिया का सबसे बड़ा काम है। हर बिस्तर पर इतनी जगह होती है कि उसमें समंदर भर बेचैनी सूख जाए। सुदीप को सालों बाद पापा के साथ सोकर अपना खोया हुआ घर मिल गया था। अगले दिन सुबह छत पर उसने बताया कि उसके पास अब भी कुछ 50 करोड़ रुपए बचे हैं। वह सारा पैसा सुरभि पराशर फाउंडेशन के नाम से कर रहा है। उसने चित्रा और अपने पापा दोनों से ये वादा किया था कि इस बात का जिक्र कभी किसी से न किया जाए। सुदीप ने सुरभि फाउंडेशन के बारे में सब कुछ सोच रखा था, जिसमें ऐसे बच्चे को स्कॉलरशिप दी जानी थी जो किसी भी वजह से अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए थे। सुदीप ने जो किताब सुरभि पराशर के नाम से लिखी थी, उसकी रॉयल्टी के पैसे भी सुरभि फाउंडेशन में ही जमा होने थे। पापा को चित्रा के साथ अपना घर पूरा लगता था। असल में घर में माँ के न रहने से और तो जो कुछ होता हो, लेकिन सारी बातचीत रुक जाती है। चित्रा इस घर का अधूरा हिस्सा हो गई थी। लड़कियां एक समय के बाद घर की माँ बन जाती हैं और फिर पता नहीं कब घर की नींव का हिस्सा हो जाती हैं। पापा ने दोनों से शादी के लिए पूछा तो चित्रा और सुदीप दोनों ने बताया कि बस अगले 10 अक्टूबर को हम शादी कर लेंगे। 4-5 दिन रुकने के बाद चित्रा वहां से दिल्ली चली गई, इस वादे के साथ कि महीने में एक बार वह जरूर लखनऊ आया करेगी। सुदीप भी नॉर्थ ईस्ट रोड ट्रिप पर जाना चाहता था। वह सुरभि पराशर फाउंडेशन का काम पूरा करके जाने का प्लान कर रहा था। पेपर वर्क करने में उसको करीब करीब नवंबर निकल गया। उसने 15 दिसंबर को गुवाहाटी के लिए निकलना फाइनल किया। इस बीच चित्रा 2 बार लखनऊ आई। वह जितने दिन के लिए आती उतने दिन पापा बहुत खुश रहते। 15 दिसंबर को वह गुवाहाटी जाने के लिए निकला। उसको गोरखपुर होते हुए जाना था, लेकिन उसका मन इलाहाबाद होते हुए जाने का था, क्योंकि उसके पिताजी इलाहाबाद के पढ़े थे और उसको वैसे भी इलाहाबाद में संगम जाना ही था। वह गंगा जमुना से ज्यादा सरस्वती नदी में इंटरेस्टेड था। ऐसा कहते हैं कि संगम की तीसरी नदी सरस्वती सबको नहीं दिखती। असल में सरस्वती नदी सबके भीतर होती है, लेकिन गंगा जमुना के चक्कर में उस नदी तक कम लोग ही पहुंच पाते हैं। संगम में गंगा और जमुना का रंग तो अलग अलग दिखता है, लेकिन सरस्वती का रंग वही होता है जो हमारे मन में होता है। सुदीप बहुत देर संगम में बैठकर अपने मन की सरस्वती को ढूंढता रहा। सुदीप की अगली मंजिल गोरखपुर थी, लेकिन संगम में ज्यादा देर रुकने की वजह से गोरखपुर पहुंचने में रात हो गई। दिसंबर के मौसम में अच्छा खासा कोहरा था, इसीलिए आदत के मुताबिक वह अंधेरा होने से थोड़ा सा पहले गोरखपुर के रास्ते बस्ती शहर से होकर थोड़ा सा आगे एक गांव में घुस गया। उसने पगडंडी में घुसते हुए ध्यान नहीं दिया कि वह कई किलोमीटर अंदर आ चुका था। कोहरे की वजह से चलना मुश्किल होता जा रहा था। जिस गांव में रुका वो बहुत पिछड़ा गांव था। वहां बिजली थी भी तो आ नहीं रही थी। इस गांव में लालटेन जलाकर पंचायत चल रही थी। उसने शुरू में पंचायत पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। गांव के सभी लोग पंचायत में थे। उसने कभी पंचायत होते देखी भी नहीं थी, इसीलिए एक कुएं के पास अपनी कार खड़ी करके वह पंचायत देखने पहुंच गया। पंचायत में अच्छा खासा
शोर शराबा, गाली गलौज चल रही थी। माहौल में अच्छी खासी गर्मी थी। उसको वहां रुकना ठीक नहीं लगा, लेकिन वह कोने में करीब 20 साल की एक लड़की को रोता देखकर वो रुक गया। उस लड़की के साथ उसके माता पिता भी नीचे बैठे हुए थे, जो बार बार पंचों के पैर छूकर कुछ विनती कर रहे थे। अपने कपड़ों से वह कहीं से भी गांव वाला लगता नहीं था। वह पीछे जाकर बैठ गया। गांव वाले भोजपुरी में बातें कर रहे थे। उसने एक लड़की से समझना चाहा कि आखिर हुआ क्या है, ये लड़की इतना रो क्यों रही है। लड़के ने बताया कि ठाकुर साहब के लड़के ने इस लड़की के साथ जबरदस्ती की है। लड़की छोटी जात की है, लड़की अब पेट से है। पंचायत ने फैसला किया कि ठाकुर साहब इस लड़की को 11,000 रुपए दें और पूरे गांव को खाना खिला दे तो बरी हो जाएंगे। लड़की वाले इसलिए रो रहे हैं कि उनकी बिन ब्याही माँ बनी लड़की से अब कोई शादी नहीं करेगा। लड़की के परिवार वाले पैसे बढ़वाने के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं। सुदीप ने सुना तो उसके पैर से नीचे जमीन सरक गई। उसको अपने अकाउंट में पड़े हुए पैसों से इतनी नफरत कभी नहीं हुई थी। वह अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया। उसने सामने जाकर बोल दिया कि वह पत्रकार है। उसको लगा था कि वह इस परिवार को पुलिस के पास ले जाएगा। सुदीप के अपने आप को पत्रकार बताते ही पूरी पंचायत में खलबली मच गई। सुदीप को अंदाजा नहीं था कि पंचायत जब खतरनाक होती है तो कितनी खतरनाक होती है। पंचों के इशारे पर 2-3 लड़के उसको पकड़ने के लिए भागे। कुछ ही मिनटों में 2-3 लड़के एक बड़ी भीड़ में बदल गए। सुदीप किसी तरह से भागकर अपनी कार तक पहुंचा। उसने अपनी कार भगाई। कोहरा अंधेरे में बुरी तरीके से मिल चुका था। इधर कुछ लोग मोटरसाइकिल से उसका पीछा करने लगे। 1-2 पत्थर उसकी कार का शीशा तोड़ चुके थे। सुदीप जितनी तेज कार भगा सकता था भगा रहा था। हाईवे से आती हुई हॉर्न की आवाज से उसको अंदाजा लगा कि हाईवे अब ज्यादा दूर नहीं है। 1-2 पत्थर उसके बिल्कुल पास से होकर गुजर चुके थे। सुदीप जिस वक्त पगडंडी से बाहर निकला, ठीक उसी समय एक ट्रक ने उसको टक्कर मार दी। ट्रक वाले की गलती नहीं थी। कोहरे में किसी को भी धोखा हो सकता था। गांव वाले वापस लौट गए जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं था। गांव में ठाकुर साहब ने गांव भर को खिलाने की तैयारी शुरू कर दी थी। ट्रक वाला डर के मारे भाग गया। कार वही कोने में बहुत देर तक पड़ी रही। रात के करीब 10 बजे पुलिस को गश्त में एक्सीडेंट के बारे में पता चला। सुदीप के पापा को लखनऊ में सूचना दी गई। पापा ने तुरंत ही चित्रा को फोन करके बताया। वे बहुत ज्यादा घबराए हुए थे। सुदीप के पापा का एक स्टूडेंट ही गोरखपुर का डीएम था। उसने बिना एक भी मिनट गवाए सुदीप का इलाज शुरू करवा दिया था। टक्कर इतनी खतरनाक थी कि कार पूरी तरह से पिचक चुकी थी। सुदीप के पापा और चित्रा दोनों शाम तक हॉस्पिटल पहुंच गए थे। पापा का रोना थम ही नहीं रहा था। डॉक्टर कुछ भी नहीं बता रहे थे। 16 दिसंबर की सुबह सुदीप इस दुनिया से आजाद हो गया। जब कोई मरता है तो वो अकेले नहीं मरता, अपने साथ पूरी दुनिया लेकर मरता है। चित्रा और पापा के लिए पूरी दुनिया खत्म हो चुकी थी। सुदीप की लाश को बनारस लाया गया। बनारस आदमी कभी न कभी पहुंच ही जाता है। सुदीप की लाश के पास बहुत लोग थे, लेकिन पता नहीं कहां से वह बाबा सुदीप की लाश के जलने से दरमियान पूरा वक्त वहीं पर था। सुदीप की मौत गुमनाम मौत थी। वो शायद चाहता भी यही था। गुमनाम बनना हमारे समय की सबसे बड़ी लग्जरी है। किसी को कभी पता नहीं चला कि गांव में उस दिन क्या हुआ था। जरूरी नहीं कि भीड़ घेर कर ही मारे। भीड़ कई बार चुपचाप भी मार देती है। जनवरी में सुदीप का वकील मुंबई से लखनऊ आया। उसने रुपए का हिसाब किताब दिया। सुदीप की इच्छा सुदीप के पापा सुन ही नहीं पाए। सुदीप के पापा अनाथ हो चुके थे। सुदीप की विल में उसके सारे पासवर्ड थे। चित्रा ने वहीं लखनऊ में रहने का फैसला किया। सुदीप ने अपनी विल में यही लिखा था कि अगर उसको कुछ हो जाए तो उसकी किताब के सारे राइट्स चित्रा के पास चले जाएंगे। चित्रा ने लिखना छोड़ दिया। पापा को जब भी उसकी याद आती तो वह सुदीप के कमरे की एक एक चीज निकालकर उसको दोबारा वहीं रख देते। ऐसे सफाई करते हुए उनको एक फाइल में सुदीप यानी कि सुरभि पराशर के तीसरी किताब के कुछ पन्ने मिले। चित्रा ने जब पब्लिशर से बात की तो पता चला कि सुदीप ने आधी किताब ईमेल कर दी थी और बची हुई किताब वो जून में देने वाला था। किताब की लॉन्च डेट सुदीप ने 10 अक्टूबर 2020 रखने के लिए ईमेल किया था। चित्रा ने जब उन पन्नों को मिलाया तो पता चला कि ये उसी तीसरी किताब का हिस्सा है। चित्रा ने पापा को इस बात के लिए समझा भी लिया था कि सुदीप की अधूरी किताब ही छपने भेज दी जाए। पापा भी इसके लिए तैयार थे। चित्रा का मन था कि सुदीप की आखिरी किताब में उसके बारे में सब कुछ लिखा जाए। चित्रा ने लिखना छोड़ दिया था। अब वह लखनऊ में सुदीप के पापा के साथ रहने लगी थी। पापा जब चित्रा को देखते तो उनको सुदीप की याद आ जाती। उन्होंने एक दिन चित्रा से कहा, बेटा तुम यहाँ से जा सकती हो, मेरे चक्कर में तुम अपनी लाइफ वेस्ट मत करो।
चित्रा को सुनकर थोड़ा बुरा लगा। उसने पापा को समझाया भी कि उसको कोई दिक्कत नहीं है और वो कहीं नहीं जाएगी। इस बार पापा ने यह शर्त रखी कि अगर तुम नहीं जाओगी तो तुमको वैसे ही रहना होगा जैसे कि सुदीप हमारे साथ था। ये बोलकर पापा की और यह सुनकर चित्रा की आंखें गीली हो गईं। चित्रा ने कहा, पापा नहीं हो पाएगा मुझसे। पापा नहीं माने। वह बिल्कुल जिद पर अड़ गए कि वो लिखना न छोड़े। सुदीप के पापा ने चित्रा को समझाया कि सुदीप की माँ के न रहने पर वह सबसे ज्यादा उनसे लड़ना मिस करते हैं। पापा ने पुराने सारे कैसेट रखे हुए थे जो सुदीप की माँ को पसंद थे। चित्रा ने पापा की बात मानकर अपनी जिंदगी को आसान करना शुरू किया। उसने लिखना शुरू किया और सुदीप की बची हुई किताब पूरी कर ली। साल 2019 से चित्रा की लाखों शिकायतें थीं, लेकिन 10 अक्टूबर को वह सुदीप के साथ थी। उस एक दिन की शिकायत नहीं थी। एक साल बाद 10 अक्टूबर 2020 प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली। प्रेस कॉन्फ्रेंस में चित्रा पाठक के इस खुलासे से कि उसने सुदीप पराशर की किताब लिखी है, सब लोग सकते में आ गए। चित्रा ने अपने बैग से सुदीप यानी कि सुरभि पराशर की तीसरी किताब सबको दिखाई। ये भी बताया कि किताब अब से 1 हफ्ते बाद मार्केट में आ जाएगी। इस किताब पर सुरभि पराशर का नाम तो होगा, साथ ही सुदीप यादव भी लिखा होगा। सुदीप की पुरानी किताबों के अगले प्रिंट पर सुरभि पराशर के साथ सुदीप का भी नाम आएगा। चित्रा रुकी नहीं। उसने आगे ये बताया कि चूंकि सुदीप कुछ भी छोटा नहीं करता, इसीलिए सुरभि फाउंडेशन हर साल 5 नए लेखकों को स्कॉलरशिप देगी, जिसका हर साल नए लेखक को 10 लाख रुपए मिलेंगे। लोगों के मन में अब भी हजारों सवाल थे। कोई चित्रा और सुदीप के रिश्ते के बारे में पूछ रहा था तो कोई सुदीप के बारे में। सैकड़ों सवालों को वैसे ही छोड़कर चित्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकलकर सीधे एयरपोर्ट चली गई। चित्रा का पीछा एयरपोर्ट तक कई रिपोर्टरों ने किया। वहां से उसने बनारस की फ्लाइट ली। शाम 5 बजे 10 अक्टूबर 2020 अस्सी घाट बनारस। चित्रा बनारस के घाट पर जाकर अकेले बैठ गई। सूरज डूबने को है। बनारस को सोने में अभी वक्त है। नाव अकेली है। चित्रा अकेली है। बनारस अकेला है। बनारस की हर गली अकेली है। बनारस का हर एक घाट अकेला है। चित्रा को वही नाव वाला दिखा जो 10 साल पहले मिला था और पिछले साल सुदीप के साथ भी मिला था। पूरा घाट बिल्कुल सुनसान देखकर चित्रा भी चौंकी कि वह सपना देख रही है या सच। वह उस नाव वाले को पास बुलाकर नाव में बैठी। नाव वाले ने पूछा, पिछली बार आपके साथ वो साहब आए थे ना, जिन्होंने बाबा को रुपए दिए थे, वो नहीं आए? चित्रा ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। नाव चलना शुरू ही हुई थी कि इतने में वही बाबा आकर नाव में बैठ गए जिसको सुदीप ने पैसे दिए थे। नाव वाले ने बाबा को भगाने की कोशिश की, लेकिन चित्रा ने ऐसा करने से उसे मना किया। बाबा ने चित्रा को देखकर कुछ कहा नहीं, बस वो आकर बैठ गए। चित्रा नाव से आगे बढ़ती जा रही थी और अपने पीछे वह सारे रास्ते छोड़ती जा रही थी जहां जहां वो भटकी थी। नाव पर बैठा मल्लाह कुछ बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन चित्रा को कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा था। बाबा कुछ बोले जा रहे थे। जब उन्होंने देखा कि चित्रा उनकी बात पर ध्यान नहीं दे रही है, तो चित्रा को करीब करीब झकझोरते हुए बोले, महादेव भोलेनाथ को अर्धनारीश्वर बोलते हैं, जानती हो? चित्रा चुप रही, लेकिन उसने बाबा की आंख में देखा। उसको बाबा की आंख में देखकर लगा कि ये बाबा की नहीं सुदीप की आंखें हैं। चित्रा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वह उन आंखों में देखती रही। बाबा ने बोलना शुरू किया, हर आदमी में एक औरत और हर औरत में एक आदमी होता है। हर आदमी अपने अंदर की अधूरी औरत को जिंदगी भर बाहर ढूंढता है, लेकिन वो औरत बड़ी मुश्किल से मिलती है। वैसे ही हर औरत अपने अंदर का अधूरा आदमी ढूंढती रहती है, लेकिन वो अधूरा आदमी बड़ी मुश्किल से मिलता है और कई बार वो अधूरा मिलता ही नहीं। 10 अक्टूबर 2020 शाम 5 बजे अस्सी घाट बनारस। चित्रा को वो सारी बातें याद आ रही थी। उसको ये नहीं लग रहा था कि सुदीप नहीं है। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि सच क्या है और सपना क्या है। कुछ दिन डगमग डगमग हो जाते हैं। चित्रा के लिए वह वही दिन था। सुदीप उसको सामने नाव में बैठा हुआ दिख रहा था। चित्रा को मलाल ये नहीं कि सुदीप नहीं है, वह जिंदा भी था तो कौन सा वो मिलते थे, लेकिन केवल तसल्ली थी कि वह दूसरा है अभी इस दुनिया में। क्या इतना ही काफी नहीं होता अपने आप को समझाने के लिए? एक आदमी के न होने से पूरी दुनिया कैसे खाली हो सकती है? ऐसी बातें चित्रा ने अपनी किताबों में जाने कितनी बार लिखी होंगी, लेकिन ऐसा होता हुआ देखना इतना आसान नहीं था जितना कि लिखना। चित्रा को अपनी कहानियों का अंत लिखते लिखते इतना तो पता ही चल गया था कि अकेले हो जाना इस दुनिया की आखिरी सच्चाई है। भले आप भीड़ में मरे या अपने घर के बिस्तर पर,
हर आदमी मरते वक्त अकेला ही होता है। इस दुनिया के बाद किसी दूसरी दुनिया की उम्मीद शायद हम सबको आखिरी उम्मीद होती है। ऐसी दुनिया जो कि हम बना सकते हैं, ऐसी दुनिया जो हमें जिंदगी भर सपनों में दिखती है। इसीलिए शायद हम अपने सपने भूल जाते हैं, क्योंकि अगर सपने याद रहें तो हमारे लिए ये दुनिया झेलना असंभव हो जाए। इसके बाद पूरे रास्ते बाबा ने कोई बात नहीं की। नदी पार होने के बाद बाबा ने वैसे ही रेत उठाकर हवा में उछाड़ दी। चित्रा ने आगे कोई कभी अगली किताब लिखी या नहीं लिखी, इसका फैसला मैं आप पर छोड़ता हूँ। सुदीप होता तो वो यही चाहता कि वह किताबें लिखे और किताब पर स्टाइल में साइन करे, विथ लव, लक एंड लाइट, चित्रा। सुदीप के पास जाने से पहले इतना मौका था ही नहीं कि वह कोई वादा ले पाए कि चित्रा कभी लिखना नहीं छोड़ेगी, लेकिन उन दोनों के बीच ऐसा कुछ था ही कहाँ जिसमें कोई वादा हो, प्यार हो, शिकवा हो या शिकायत हो। हर वह लड़की जो चित्रा हो सकती थी वह किताब नहीं लिखती। हर वह लड़का जो सुदीप हो सकता था वह गुमनामी में जीना और मरना नहीं चाहता। दुनिया वैसी उदासी नहीं चाहती, जिंदगी अकेलापन नहीं चाहती, कोई वैसा कुछ नहीं चाहता जैसा होता है। चित्रा और सुदीप जैसे हम शापित लोग हैं। हमारा नाम, पता, पहचान, शक्ल, जिंदगी सब कुछ शॉप है। मैं भी कहानी ऐसे खत्म नहीं करना चाहता, लेकिन मेरे हाथ से ये दोनों बहुत पहले ही छूट गए थे। मैंने सुदीप और चित्रा की कहानी क्यों लिखी, इसका कोई जवाब नहीं है, सिवाय इसके कि सुदीप और चित्रा के बीच ऐसा रिश्ता था जिसका नाम प्यार या दोस्ती रखा जा सकता हो। मैं इतना अच्छा नहीं लिखता कि इस रिश्ते का कोई नाम गढ़ सकूं, या मैं कोई किताब या कोई फिल्म बना दूं कि चित्रा और सुदीप उस कहानी के किरदार जैसे थे। हम सब के अंदर का एक हिस्सा चित्रा और सुदीप जैसा ही है, जो किसी के जैसा नहीं है, जो किसी के जैसे जीना नहीं चाहते थे। सुदीप को मैंने मारा नहीं, उसको मरना ही था। चित्रा को मैंने वो सब कुछ दिया जो वो चाहती थी, सिर्फ इसीलिए ताकि आपको बता पाऊं कि सब कुछ मिल जाने से कुछ भी नहीं मिलता। हम जिस कहानी का हिस्सा है उसे शायद कोई लेखक कभी मिले ही नहीं। यही शायद इस दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है कि हमारी कहानी सुनाने वाला कोई होगा ही नहीं। कोई कभी जान ही नहीं पाएगा कि हमारे मन में आखिर था क्या, हम थे कौन। ये सवाल हमारे साथ ही चला जाएगा। कुछ लोग बोल देंगे कि बड़े अच्छे आदमी थे या बड़ी अच्छी औरत थी। बस सबकी कहानी इतनी ही है। मैं इतनी बातें क्यों लिख रहा हूँ? हम इतना उदास क्यों हैं? जिंदगी ऐसी क्यों है? सब कुछ इतना खराब क्यों है? दुनिया के बाद क्या है? इतना भटकने का हासिल क्या है? इन सवालों के साथ ही मुझे अब रुकना पड़ेगा, क्योंकि चित्रा अकेली है। वह थोड़ी देर चुप रहना चाहती है। मैं थोड़ी देर चित्रा के साथ चुप हो जाना चाहता हूँ। जितनी देर वह चुप है उतनी देर सुदीप वहीं उसके पास है। ऐसे भी दुनिया में इतना शोर है कि किसी को कहानी सुना पाना अपना हाल बताने जैसा है। पूछता हर कोई है, सुनना कोई नहीं चाहता। सुदीप के पास चित्रा थी, चित्रा के पास सुदीप। कुछ रिश्ते खुशबू जैसे होते हैं, बांधते ही बासी हो जाते हैं। चित्रा के लिए सुदीप बासी न हो जाए, इसीलिए उनको बार बार मिलना और बिछड़ना पड़ा। मैं जानबूझकर यह कहानी अधूरी छोड़ रहा हूँ ताकि आप अपने हिस्से की वो कहानी पूरी कर पाएं जो कभी किसी कागज पर नहीं छपेगी। कुछ कहानियां लेखक पूरी नहीं करना चाहता, क्योंकि वैसी कहानियां पूरी होते ही दिल दिमाग उंगलियों से हट जाती हैं। जब तक कहानी अधूरी रहती है तब तक लेखक और पाठक की उंगलियां उन्हें बार बार छूने के लिए बेचैन रहती हैं। धन्यवाद।